हेलो हाय नमस्ते, आप सभी का स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के चैनल के ऊपर। मेरा नाम प्रतीक नायक है और हम लोग आज फिर से मिल रहे हैं फॉर इंटरेस्टिंग सेशन ऑन द हिस्ट्री रिवीजन थ्रू मैप्स। आपने हमें पिछले क्लास के अंदर बहुत उम्दा प्रतिसाद दिया था। हमने स्टैंडर्ड 6 की एंशिएंट हिस्ट्री और सातों की सातों स्टैंडर्ड 12 की थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री के ऊपर, एंशिएंट हिस्ट्री के ऊपर ही डिस्कशन की थी। आज हम लोग हिस्ट्री इन मैप्स के थ्रू चर्चा करेंगे, जहां मिडिवल इंडिया के टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस कर देंगे सर, ठीक है ना, समझे। तो मिडिवल इंडिया के ऊपर जो भी मैप्स दिए गए हैं अर्ली मिडिवल इंडिया के ऊपर, वो मैप के थ्रू हम लोग रिवीजन करेंगे। आपको पता ही होगा यूपीएससी में प्लेसेस के ऊपर से, लोकेशंस के ऊपर से आपको जो साइट्स पूछी गई है उसमें मिनिमम एक सवाल तो आता ही है। दे हैव हैबिट ऑफ आस्किंग मिनिमम वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक्स। तो आज वही करने की कोशिश करेंगे। तो आप अपने पास एनसीईआरटी रख लीजिए। अगर आपके पास नई एनसीईआरटी नहीं है तो यहाँ पे देखिएगा, मैं आपको नई एनसीईआरटी के अंदर से करवा रहा हूं। पिछले क्लास के अंदर बच्चों की क्वेरी थी कि सर हम कहां से कर रहे हैं, तो स्टैंडर्ड 7 की एनसीईआरटी है अवर पास्ट 2 और स्टैंडर्ड 12 की एनसीईआरटी है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2। पार्ट 1 जो है इसका एंशिएंट इंडिया के ऊपर है, पार्ट 2 मिडिवल इंडिया का पार्ट है। आज हम लोग मिडिवल इंडिया से डिस्कस करेंगे, एम्पायर्स के डिस्कशन करेंगे, राजाओं के एम्पायर्स के बारे में, कहां किसने साम्राज्य बनाया उसकी भी चर्चा करेंगे और इन सब बातों के ऊपर से हम लोग ओवरऑल इतिहास का एनालिसिस करेंगे। तो देर किस बात की है, चलते हैं। सबसे पहले आगे चलेंगे। आगे चलने से पहले अगर आप अनअकैडमी के एप्लीकेशन के ऊपर जुड़ना चाहते हो तो अभी आपको 50% ऑफ दिया जा रहा है सर, ठीक है। तो यू कैन यूज दिस कोड PN लाइव। मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अनअकैडमी में शुरू हो रही है बहुत ही बेहतरीन बैच इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स के साथ। दिस एजुकेटर्स इंक्लूड दी सिद्धार्थ अरोड़ा सर, मधुकर सर, अनिरुद्ध सर, आशीर्वाद सर, मैं हूं और साथों के साथों हमारे हिस्ट्री के ही बहुत ही जाने माने टीचर्स अवध ओझा सर भी हमारे प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। तो मैं भी पढ़ाऊंगा, वो भी पढ़ाएंगे। आप इतिहास का बहुत अधिक से अधिक लाभ ले सकते हो, अपनी गाइडेंस को और अपनी जो स्किल है उसको पुश कर सकते हो। कुछ नहीं करना है, ये कोड को यूज करना है। 11 तारीख से बैच शुरू हो रही है जिसका नाम है आरंभ मैच, है ना, समझे। तो इसमें इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स है हु विल बी पार्ट ऑफ दिस। यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन दिस। बाकी कोई क्वेरी है तो आप ये नंबर के ऊपर कॉल करिए, हमारी टीम आपको जरूर से हेल्प करेगी। ऑफलाइन के अंदर भी हम अवेलेबल है। ऑफलाइन में भी आप दिल्ली में एडमिशन लेना चाहते हो ऑफलाइन के अंदर तो भी ये कोड को यूज कर सकते हो। यू कैन द मैक्सिमम। इनफैक्ट ऑफलाइन का फायदा ये होगा कि आपको ऑनलाइन की सब्सक्रिप्शन फ्री में मिल जाएगी। मतलब ये है कि आप ऑफलाइन का सब्सक्रिप्शन लीजिए, ऑनलाइन के क्लासेस लाइव अटेंड करिए, दोनों की दोनों हो जाएगी। तो देर किस बात की है, मेरा नाम प्रतीक नायक है। हम शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले स्टैंडर्ड 7 की और स्टैंडर्ड 12 की दोनों की एनसीईआरटी को कंबाइन देखेंगे। अब देखिए, मिडिवल इंडिया का सबसे पहला आर्ट जो आता है या पहला पीरियड जो आता है, इसे हम लोग कहते हैं अर्ली मिडिवल इंडिया सर, ठीक है ना, समझे। सो क्रोनोलॉजिकली वी विल फाइंड कि अर्ली मिडिवल इंडिया के अंदर से हमें मैपिंग के अंदर से कहां कहां सवाल आ सकते हैं। तो हमें यह पता होना चाहिए कि अर्ली मिडिवल इंडिया में एक तो कन्नौज का ट्रायंगल बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, ठीक है ना, समझे। तो कन्नौज ट्रायंगल के बारे में हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। इसके साथ साथ हमें चोला एम्पायर के बारे में पता होना चाहिए कि कन्नौज के अंदर जो ट्राइपार्टी स्ट्रगल हुई थी कौन सी डायनेस्टी के बीच में, तो एक थी गुर्जर प्रतिहार के साथ साथ पाल और पाल के साथ साथ राष्ट्रकूट सर, है ना। तो इन तीनों डायनेस्टीज के बारे में हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि व्हाट वाज द स्ट्रगल ऑल अबाउट, हु फॉट व्हेन और इनकी खासियत किस तरह से रहती है, तो उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला आपका जो है, ये तो पिछले साल मैंने आपको क्वेश्चंस दिखाए थे। मैप के ऊपर से बहुत सवाल आते हैं, प्लेसेस के ऊपर से सवाल आते हैं, हमें क्लैरिटी होनी चाहिए सर, ठीक है। द वेरी फर्स्ट मैप ओके दैट इज गिवन इन स्टैंडर्ड 7th एनसीईआरटी इज दिस मैप सर, ठीक है। अब ये मैप की इंपॉर्टेंस क्या है आप समझने की कोशिश करिए। तो ये मैप के अंदर 3 जगह दी गई है। देयर आर 3 डायनेस्टीज व्हिच आर एक्चुअली गिवन। इसमें और भी चीजें आपको मिलेगी सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो पहली तो आपको कन्नौज की ट्रायंगल में 3 डायनेस्टीज के बीच में संघर्ष पता होना चाहिए। एक है गुर्जर प्रतिहार, दूसरी है पाल और तीसरी है राष्ट्रकूट सर, है ना, समझे। हमें यह पता होना चाहिए कि इनके कैपिटल्स क्या क्या हुआ करते थे और कहां से रूल कर रहे थे, ठीक है। पाल डायनेस्टी का जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्लेस थी वो थी पहाड़पुर। ये याद रखेगा जगह का नाम, क्या नाम है, पहाड़पुर। पहाड़पुर आपको नाम मिलेगा, आपको वहां से सील्स मिले हैं। देयर इज अ प्लेस कॉल्ड एज पहाड़पुर सील्स बिलोंगिंग टू द पाल डायनेस्टी, वेरी इंपॉर्टेंट। पाल डायनेस्टी के बाजू में ही आसाम आता है। आसाम को मिडिवल इंडिया में क्या कहते थे, कामरूप। वहां से कामाख्या देवी का मंदिर भी आया हुआ है जो शक्तिपीठों का भी एक पार्ट है।
याद रखेगा। इस तरह से थीमेटिक आपको पीछे समझ में आएगा सर, गेटिंग पॉइंट। ओके, ये पीरियड के अंदर एक जगह के लिए लड़ाई होती थी, वो थी कन्नौज की लड़ाई सर, ठीक है। कन्नौज को दो एक नाम से पहचानते थे, जिसे हम लोग कहते हैं महोदया सर, ठीक है ना, समझे। महोदया एक कैंटोनमेंट का नाम था जो कन्नौज के लिए जाना गया है सर। इसको कनक के बूज के रूप में भी पहचानते हैं। इट इज कॉल्ड एज कन्नौज, इट इज नोन एज कनक के बूज, इट इज नोन एज दी महोदया एज वेल। और पांचाल करके एक स्टेट हुआ करता था, उसका कैपिटल था सर, पांचाल वाज अ महाजनपदा सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। ओके, लड़ाई किसके बीच में थी? गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार के साथ साथ पाल, और पाल के साथ साथ राष्ट्रकूट सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। ओके, कन्नौज के नीचे प्रयाग और प्रयाग के बाजू में बनारस आपको मिल जाएगा, हमें इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए सर, ठीक है ना, समझे। अब राष्ट्रकूटों की इंपॉर्टेंस क्या है? राष्ट्रकूट बेसिकली मालखेड़ से रूल करते थे, ये इसको कहते थे मान्यखेत। याद रखना कि इनका कैपिटल क्या हुआ करता था? मान्यखेत सर, है ना। कन्नौज में सबसे ज्यादा किसी ने शासन किया है? तो गुर्जर प्रतिहारों ने। कौन राजा था? जिसका नाम था मिहिर भोज। क्या नाम था? मिहिर भोज। पिछले 2 बार मिहिर भोज के ऊपर यूपीएससी के अंदर, प्रीलिम्स के अंदर सवाल आ चुका है। राजा का नाम, उनका इतिहास आपको पता होना चाहिए सर, ठीक है। इसके सिवा गुजरात के लिए एक शब्द यूज किया गया जिसका नाम है अनर्थ। क्या शब्द है? अनर्थ सर, ठीक है ना, समझे। यूपीएससी टर्म के अंदर पूछ देगा कि व्हाट इज द टर्म अनर्थ ऑल अबाउट, और तब आपका अनर्थ हो जाएगा। आपको अनर्थ का नाम नहीं पता होगा, आप अर्थ का अनर्थ करोगे, उल्टा टिक करके आओगे, नेगेटिव मार्किंग में चले जाओगे सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। ओके, तो इस प्रकार से आपको कहानी पता होनी चाहिए कि कौन सी डायनेस्टी कब रूल कर रही है। उड़ीसा के अंदर गंगा डायनेस्टी रूल करती है 10th सेंचुरी के बाद। उड़ीसा को हम लोग 2 नाम से पहचानते हैं, कि अपर उड़ीसा दैट इज कॉल्ड एज उत्कल, और बाकी ट्रेडिशनल नाम था उड़ीसा का, उसका नाम था कलिंग सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। ओके, तो आपको पूछते हैं कि गंगा कहां पे आए। गंगा की भी 2 ब्रांच है, एक साउथ इंडिया के अंदर गंगा मिलेंगे, एक उड़ीसा के अंदर गंगा मिलेगी। ये भी हमको क्लैरिटी होनी चाहिए सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। ओके, राष्ट्रकूट का कैपिटल था मान्यखेत। गुजरात को हम लोग अनर्थ कहते थे। बाकी परमार, चंडेल और चौहान डायनेस्टी भी आपको मिलेगी। इनफैक्ट परमार डायनेस्टी जो है वो गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच में सैंडविच डायनेस्टी मिलेगी। ये मालवा में रूल करती है, याद रखना सर, ठीक है। चंडेल जो थे वो बुंदेलखंड में रूल करते थे, खास करके जेजा भुक्ति वाले रीजन के अंदर सर, गेटिंग पॉइंट। ओके ना, समझे। और चौहान जो थे वो अजमेर में पावर के ऊपर है। पृथ्वीराज चौहान की डायनेस्टी के बारे में आपको पता होना चाहिए। अजय मेरू करके शहर था जिसकी स्थापना अजय राज के द्वारा की गई थी, वो पृथ्वीराज चौहान के पहले के राजा हुआ करते थे सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। ओके, गुर्जर प्रतिहार सबसे ओल्डेस्ट है, नागभट्ट करके राजा थे, इनके फाउंडर करेंगे। ये गुर्जर प्रतिहारों की लड़ाई किसके साथ होगी? अरबों के साथ होगी। अरब्स की 2 ब्रांच भारत में आती है, एक तो थे अरब्स ऑफ मंसूरा और दूसरे थे अरब्स ऑफ मुल्तान। क्या नाम था? एक तो थे अरब्स ऑफ मंसूरा, मंसूरा इस सिंध, और मुल्तान कहां पे आया है? पंजाब के अंदर सर, ठीक है। तो ये मैप के अंदर आपको ट्राई पार्टी स्ट्रगल के बारे में पता चलता है। ये मैप के थ्रू ही आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि भारत में कौन सी डायनेस्टी कब रूल कर रही थी और इनकी इंपीरियल प्लेसेस कौन सी हुआ करती थी सर, ठीक है ना, समझे। तो आपको ऊपर से नीचे, अच्छा इसमें इंद्रप्रस्थ भी था। इंद्रप्रस्थ ओल्ड दिल्ली है जो पुराना कैपिटल हुआ करता था प्राचीन भारत का। तो ये करीबन 8 से लेकर 10वीं या 11वीं शताब्दी तक का आपको मैप देखने को मिलेगा सर, ठीक है। तो यू शुड नो एंड यू शुड बी अवेयर अबाउट दिस काइंड ऑफ मैप्स, जिसके थ्रू आप आंसर कर पाते हो सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। ओके, तो पहली कहानी तो आपको मैपिंग के अंदर से क्लियर हो जानी चाहिए कि कौन सा मैप कहां पे आया है, कौन सा एरिया कहां पे है सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। ओके, ये नॉर्थ इंडिया का जब मैप बन रहा था, कन्नौज को लेकर लड़ाई चल रही थी, अरबों का आक्रमण चल रहा था, ये सब 10वीं शताब्दी के बीच में हो रहा था। उसके कंटेम्पररी पीरियड के अंदर वी विल फाइंड कि नीचे साउथ इंडिया में चोलास का डेवलपमेंट हुआ था सर, ठीक है ना, समझे, गेटिंग पॉइंट। ओके, इनको कहते हैं इंपीरियल चोलास, है ना, समझे कि नहीं समझे, है ना, गेटिंग पॉइंट। ओके, अब इनके कौन से इंपॉर्टेंट सेंटर्स आए हुए हैं सर। ओके, तो आपको देखने को मिलेगा वो है तंजावुर या तांजोर सर, है ना, समझे, गेटिंग पॉइंट। ओके, तांजोर वेरी इंपॉर्टेंट सेंटर, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस क्योंकि यहाँ पे चोलास के टेम्पल्स आए हुए हैं। देयर इज वन मोर प्लेस कॉल्ड एज गंगाईकोंडा चोलापुरम सर। ओके, both these places are actually known for the temple architecture, द्रविड़ आर्किटेक्चर। तांजोर के अंदर बृहदेश्वर टेम्पल राजा ने बनाया था। गंगाईकोंडा चोलापुरम किसने बनाया था? राजेंद्र के द्वारा बनता है, उसके सन के द्वारा। गंगा से पानी लेके आए होते हैं सर, है ना। बंगाल के ऊपर अटैक किया था रामपाल करके एक राजा थे पाल डायनेस्टी के, तब की सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। ओके, अब इंटरेस्टिंग कहानी क्या है, चोलास की लड़ाई बाजू में पंड्यास के साथ होगी। पंड्यास मदुराई के रूलर थे। बाजू में आपको उरियूर करके शहर दिखेगा। उरियूर संगम पीरियड से भी एग्जिस्ट करता था, याद रखना सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। यहां आपको देखने को मिलता है गंगावाड़ी करके एक जगह, यहां आपको देखने को मिलता है बनवासी करके एक जगह सर, ठीक है। गंगावाड़ी में वेस्टर्न गंगास रहते थे सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। ओके,
एंड वी विल सी कि जब हम लोग बनवासी देखेंगे तो यहाँ कदम्ब डायनेस्टी रूल करती थी। कौन सी डायनेस्टी? कदम्ब डायनेस्टी। कदम्ब डायनेस्टी ने गुप्तास के साथ मैट्रिमोनियल अलायंस किए थे, चंद्रगुप्त टू के साथ, याद रखिएगा सर, ठीक है। यहां देखोगे तो आपको देखने को मिलता है दो है, वो विल सी कि द बादामी सर, है ना, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। बादामी वॉज एक्चुअली द ओल्ड चालुक्यस, है ना, वेस्टर्न चालुक्यस की जो कैपिटल हुआ करती थी वो थी खास करके पुलकेशिन टू के समय की, बट ग्रेजुअली ये कैपिटल डिक्लाइन में गई और 10th सेंचुरी के बाद वन मोर टाइम द चालुक्यस विल कम टू पावर एट अ प्लेस कॉल्ड एज कल्याणी। देयर इज अ रिवाइवल ऑफ चालुक्यस सर, ठीक है ना, समझे। ये कल्याणी आपको कर्नाटका महाराष्ट्र की बॉर्डर के अंदर मिल जाता है, पूछा जा सकता है। और इन्हीं के ऊपर आपको यादवास मिलेंगे जिसको हम लोग सेना डायनेस्टी के रूप में भी पहचानते हैं सर, ठीक है ना, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। ये देवगिर के अंदर रूल किया करते थे। इनके ऊपर फाइनली अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण करके इनको खत्म कर दिया था सर, ठीक है ना, समझे। तो दिस इज हाउ यू शुड सी द मैपिंग। आप जैसे ही मैप्स को देखते हो ऑटोमेटिकली डायनेस्टी को आप समझोगे एंड देन वी विल फाइंड कि यू कैन कम टू दिस कंक्लूजन कि कौन सी जगह कहां पे आई हुई है सर, ठीक है ना, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। इसके अंदर एक और जगह है जिसका नाम है नोलम्बम वाड़ी सर, ओके। ये याद रखेगा, यहाँ काकटियाज है। काकटियाज यूज्ड टू कम टू पावर इन द 13th सेंचुरी के अंदर। प्रताप रुद्र जैसे आपको राजा मिल जाते हैं, या रुद्रमा देवी जैसी क्वीन आपको मिल जाती है सर, ठीक है ना, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। यहाँ ईस्टर्न चालुक्यस रहते थे वेंगी के अंदर, याद रखना सर, ठीक है ना, समझे। सो दे वर कॉल्ड एज द ईस्टर्न चालुक्यस, ओके ना। ये पुलकेशिन के भाई लोग थे जो पावर के ऊपर आए होते हैं। तो ये करीबन 10th से लेके 12th सेंचुरी तक का, या 10 से लेके 13 सेंचुरी तक का आपको मैप देखने को मिलेगा। हमें इसके अंदर से बहुत सारे सवाल बन सकते हैं कि कौन सी डायनेस्टी कब रूल कर रही है, इनकी क्या खासियत है, तांजोर का क्या इंपॉर्टेंस है, गंगाईकोंडा चोलापुरम की क्या महत्वता है सर, ठीक है ना, समझे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द मिडिवल इंडिया सर, ठीक है ना, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। और मिडिवल इंडिया के अंदर बड़ी इंटरेस्टिंगली नक्शा आपको ये दिया गया है सर, ठीक है ना, समझे। ये नक्शे के अंदर की बात ये है कि 12वीं शताब्दी के अंदर एक अल इदरसी करके जोग्राफर था सर, इसका नाम याद रखेगा सर, ठीक है ना, गेटिंग ऑन पॉइंट। इसने इंडिया का मैप बनाया पर उल्टा बनाया है सर, ठीक है। अगर आप समझने की कोशिश करिए तो दिस इज द पेनिनसुला सर, ठीक है ना, समझे। अगर आप इसको रोटेट कर दो, इफ यू रोटेट इट डाउन, ये अपसाइड डाउन चला जाएगा तो ये समुंदर है, ये श्रीलंका है हाइपोथेटिकली सर, ठीक है ना, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। तो दिस माइट बी मोस्ट प्रोबेबली श्रीलंका, दिस इज द इंडियन पेनिनसुला सर, ठीक है ना, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। बट अगर आप इसको सीधा देखोगे तो आपको नहीं दिखेगा। अब ये क्यों दिया गया है कि ये 7वीं कक्षा की एनसीईआरटी के अंदर ये मैप के थ्रू बताने की कोशिश की गई है कि कैसे नक्शों को परसीव किया जाता था सर, ठीक है ना, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। तो द कार्टोग्राफी दैट इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मैप्स, ओके, was carried out by the Arabs and some kind of Westerners। उसमें अल इदरसी करके एक था, जोग्राफर था, इसने इंडिया को इस तरह से दिखाया था। ये एनसीईआरटी में नाम दिया है, हमें पता होना चाहिए सर, ठीक है। दिल्ली के सुल्तान भारत में आए, दिल्ली के सुल्तान में अलग अलग डायनेस्टी के राजा है। सबसे पहले आती है स्लेव डायनेस्टी सर, ठीक है ना, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। तो हमें देखने को मिलता है कि अर्ली मिडिवल इंडिया में इतने इंपॉर्टेंट नाम थे। चोलास के बारे में हमें पता चलता है, साउथ इंडिया के बारे में हमें क्लैरिटी आ गई सर, ठीक है ना, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। अब इसमें से और सवाल जो आएंगे वो करीबन 12th एंड 13th सेंचुरीज के अंदर आपको देखने को मिलेंगे सर, ठीक है ना, समझे। अब 12वीं और 13वीं शताब्दी के अंदर हमें क्या क्या नाम देखने को मिलते हैं सर, ठीक है। तो एक तो पहले दिल्ली के सल्तनत के समय के आपको मैपिंग पता होने चाहिए, और दिल्ली के सुल्तान के अंदर से आपको क्या सवाल आ सकता है सर, ठीक है। तो दिल्ली सुल्तान के अंदर आपको भी पता होगा कि अलग अलग जो डायनेस्टीज आई है वहां से मैप बनेगा सर, ठीक है, जिसने साम्राज्य बनाया है। जैसे पहले स्लेव डायनेस्टी आती है, स्लेव डायनेस्टीज में इल्तुतमिश करके एक बड़ा पॉपुलर राजा था जिसने चंगेज खान से भारत को बचाया था। इसके ऊपर ऑलरेडी मैप आया हुआ है सर, ठीक है। दूसरी आप देखोगे तो तुगलक डायनेस्टी या खिलजी डायनेस्टी आपको देखने को मिलेगी सर, ठीक है। खिलजी में अलाउद्दीन खिलजी के समय की मैप आपको पता होनी चाहिए। तीसरी हमें देखने को मिलता है तुगलक डायनेस्टी, और तुगलक डायनेस्टी में बेसिकली बहुत सारे फॉरेनर्स आए, लोकल किस प्रकार का एक्सपांशन हुआ। इबन बतूता भारत के अंदर आया, तो इबन बतूता ने भी भारत को लेके अलग अलग प्लेसेस विजिट किए थे, वहां से भी आपको सवाल आ सकता है मैपिंग को लेके। तो हम सीधा इसके ऊपर स्लेव डायनेस्टी के ऊपर चले जाते हैं सर, ठीक है। अब दिस इज एक्चुअली द मैप रिलेटेड टू अल्तुतमिश, है ना। अल्तुतमिश का नाम सुना होगा आपने सर, ठीक है। अल्तुतमिश एक्चुअली वाज द रूलर ऑफ दिल्ली सुल्तनत, ओके। कुतुबुद्दीन ऐबक का एक गुलाम था। ये 1210 से लेके करीबन 1226 तक रूल करेगा सर, है ना। 1230s तक हमको देखने को मिल जाता है सर, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। अब इसके समय पे इसने कौन से रीजन्स कैप्चर किए थे सर, ठीक है। सो ही हैड कैप्चर्ड अप टिल मुल्तान, वो बेसिकली काबुल तक पहुंच गया था सर, है ना, ऊपर की तरफ। लाहौर में उसका तो कैपिटल हुआ करता था। इनफैक्ट उसने उच्च करके एक सिटी को पकड़ा था, ये सिंध में आया है, उच्च आपको याद रहना चाहिए सर, ठीक है। वो अजमेर तक चला गया था, रणथंबोर तक गया था।
एंड ही हैड गॉन अप टिल बंगाल एज वेल सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट। बंगाल को पुराने पीरियड में क्या कहते थे, लखनौती कहते थे, याद रखना। इन एंशिएंट इंडिया इट वाज कॉल्ड एज द गॉड प्रदेश। इन एंशिएंट इंडिया बंगाल वाज कॉल्ड एज द गॉड प्रदेश, है ना, गॉड प्रदेश, गौड़िया वैष्णविज्म आपको देखने को मिलता है वहां पे। उस पीरियड में उसको लखनौती भी कहते थे सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट। ओके, बाकी आपको ये सब रीजन्स आपको दिखेंगे समवेयर इन द अवध रीजन, बनारस एंड द रीजन्स अप टिल दी पंजाब एंड दिल्ली एज वेल सर, ठीक है। तो हांसी है, ताराभिंड है, ताराभिंड इज नथिंग बट भटिंडा सर, ठीक है ना, समझे, जिसको लेके तरेन की लड़ाई हुई थी सर, है ना, गेटिंग पॉइंट। ओके, बिटवीन पृथ्वीराज चौहान एंड वी विल सी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दी मोहम्मद घुरी सर, ठीक है ना, समझे। तो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि कहां कहां पे लड़ाई हुई है, किस किस तरह से हुआ है सर, ठीक है। जैसे ये देखोगे तो ये सांबार है सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। ओके, तो आपको ये संभामानक करके एक जगह देखने को मिलती है, सांबार रीजन के अंदर है, रणथंबोर है, ग्वालियर है ना, गेटिंग पॉइंट। ओके, तो ये सब जगह है जहां से आपको सवाल आ सकता है कि इनमें से कौन से रीजन्स में अल्तुतमिश का साम्राज्य था, कहां पे नहीं था सर, ठीक है ना, समझे। हमें क्लैरिटी होनी चाहिए सर। खैर, अल्तुतमिश के बाद जो बेसिकली सेकंड डायनेस्टी है दिल्ली के ऊपर आई वो थी खिलजी डायनेस्टी सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। ओके, तो ये लोग बेसिकली 1296 से लेकर 1316 तक पावर में रहेंगे। अलाउद्दीन खिलजी का एक मैप दिया था इन द डिलीटेड चैप्टर्स, ठीक है ना, समझे। डिलीटेड चैप्टर्स क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपने देखा होगा कि एनसीईआरटी ने अभी कुछ चैप्टर हटा दिए हैं, बट हमको तो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इतिहास को देखना है, ना कि एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब वो देखो 12वीं के बच्चे के लिए हम लोग नई तैयारी कर रहे हैं, हम यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के मिलिट्री कैंपेन्स के ऊपर पॉलिटिकल हिस्ट्री से सवाल आता है सर, ठीक है। मिडिवल इंडिया से मिनिमम एक सवाल आता है और ये एक सवाल के अंदर गोल गोल करके यूपीएससी कुछ भी पूछता है सर, ठीक है ना, समझे। तो हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ दिस टॉपिक सर, ठीक है ना, समझे। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के मिलिट्री कैंपेन से उसने कैसे जीता था, भारत में किस किस तरह से उसने आक्रमण किया था सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। तो उसका जो पहला कैंपेन था 1296 में वो देवगिर के ऊपर आक्रमण करता है, याद रखना। देवगिर में सेना डायनेस्टी हुआ करती थी, इनको ही यादव डायनेस्टी के रूप में पहचानते हैं सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। ओके, एंड देन ही विल बी एबल टू डिफीट देम। रामचंद्र करके एक राजा थे, उनको ये पराजित करता है सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। ओके, ये देवगिर के बाद पूरा पहले नॉर्थ इंडिया जीतेगा सर, है ना, समझे। ये नॉर्थ इंडिया में बंगाल छोड़ के वी विल सी कि ही वाज एबल टू विन ओवर मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स एंड देन ही विल बी गोइंग टू चित्तौड़, ही विल बी गोइंग टू रणथंबोर, मांडू एंड गुजरात एज वेल। 1305-6 तक आते आते खिलजी विल बी विनिंग ओवर गुजरात एज वेल, इंक्लूडिंग उसने चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण किया 1303 में। ये वही बेसिकली स्टेट है जहां हमें देखने को मिलता है कि पद्मावत या रानी पद्मावती की कहानी भी हमको यहां से देखने को मिलेगी सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। कैसे जौहर किया गया था, कैसे रावल रतन सिंह ने एंड मोमेंट तक फाइट की थी सर, ठीक है ना, समझे। गुजरात उसने सबसे पहले जीता था और यहां से उसको मलिक कफूर मिला था सर, ठीक है ना। मलिक कफूर आपको पता होगा अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम था और यही मलिक कफूर की मदद से वो साउथ इंडिया जीता है सर, ठीक है। अब साउथ इंडिया कहां कहां जीता, तो उसने देवगिर जीता, यादव डायनेस्टी को खत्म किया, काकटियास के ऊपर अटैक किया था, पर काकटियास का एनेक्सेशन नहीं करेगा। काकटियास का एनेक्सेशन तुगलक्स करते हैं, याद रखना सर, ठीक है ना। इट इज द तुगलक्स विल बी विनिंग ओवर द काकटियास, नॉट अलाउद्दीन खिलजी। इनफैक्ट मोहम्मद बिन तुगलक और वी विल सी कि फिरोज शाह तुगलक के कार्यकाल के अंदर ये सब चीजें आपको मिल जाएगी सर, गेटिंग पॉइंट, है ना, समझे। तो कहानी यह है कि अलाउद्दीन खिलजी के आपको कैंपेन्स पता होने चाहिए, यू शुड नो कि कहां कहां उसने जीता था सर, ठीक है। उसी दौर के ऊपर उसने होयसाल को भी डिफीट किया 1310-11 तक आते आते। ये द्वार समुद्र में रूल करते थे, इसको हालेबीड भी कहते थे, याद रखना सर, ठीक है। एंड खिलजी वेंट अप टू मदुरई के पंड्यास को डिफीट करते हुए तांजोर रामेश्वरम तक जीत के आया था। खिलजी नहीं गया था साउथ इंडिया में, मलिक कफूर गया था। मलिक कफूर को 1000 दिनारी भी कहते हैं। 1000 दिनारी इसके लिए क्योंकि मलिक कफूर का दूसरा नाम ही था 1000 दिनारी, इसको 1000 रुपए में गुजरात से खरीदा हुआ था सर, ठीक है ना, समझे। तो ये पूरी कहानी थी खिलजी के बारे में सर, ठीक है ना। इसके सिवाय दिल्ली के सल्तनत के अंदर हमें देखने को मिलता है कि मोहम्मद तुगलक पावर के ऊपर आया सर, ठीक है। ये मोहम्मद तुगलक के बारे में वी विल सी एट दैट टाइम इजिप्ट का एक ऑथर लिखता है सर, है ना, गेटिंग पॉइंट। ओके, सो देयर इज अ बुक कॉल्ड एज मसालिक अल अब्सार फी मामलिक अल अमसार ऑफ शियाउद्दीन उमरी सर, ठीक है। शियाउद्दीन उमरी करके एक ऑथर है, ये ऑथर ने किताब लिखी है सर, ठीक है, मसालिक ए अब्सार सर, ठीक है। इसमें उसने भारत के अलग अलग राज्यों के बारे में बताया है कि कैसे तुगलक डायनेस्टी ने डोमिनेट किया था। ये डोमिनेशन यहां से लेके यहां तक बोले गए हैं, मतलब देयर आर 20 और आई कैन से अराउंड 24 नेम्स दैट हैज बीन गिवन ओवर हियर। और ये 24 नामों बेसिकली कहां से कहां तक
तुगलक डायनेस्टी रूल कर रही थी वो लिखा गया है। जैसे एक नंबर का नाम है सीस्तान, सीस्तान बेसिकली बलूचिस्तान वाले रीजन में है तो उसका नाम सिविस्तान है। यहां देखोगे तो आपको मिलता है उच्च, उच्च इज इन सिंध सर, ठीक है ना। 3 नंबर आपको देखने को मिलता है मुल्तान, यहाँ पे अगर आप देखिए 4 नंबर देखने को कोशिश करोगे आपको मिलेगा कलनौर, कलनौर कहां पे आया, कश्मीर के अंदर आपको मिलेगा, पंजाब कश्मीर वाले रीजन में। 5 नंबर में आपको मिलता है लाहौर, 6 नंबर के आपको मिलता है समाना, समाना इज इन दी हरियाणा रीजन सर, ठीक है ना। फिर सरौस्ती, खुर्रम, हांसी, दिल्ली, बदायूं, कन्नौज सर, ठीक है। तो इस तरह से आपको पूरी हायरार्की आपको मिलेगी। फिर आपको ईस्टर्न इंडिया में कारा, अवध, बिहार, लखनौती, लखनौती ये रहा सर, है ना। लखनौती इज एक्चुअली वी कैन से द पंजाब सॉरी बंगाल रीजन। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको 13 नंबर पे कारा मिलता है। कारा इज एक्चुअली द रीजन ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद से लेके बिहार तक का रीजन है, उसको कारा कहते हैं सर, ठीक है। फिर आपको यहां आपको 17 नंबर दिखेगा, 17 नंबर इज एक्चुअली जजनगर। जजनगर इज अ नेम फॉर उड़ीसा, याद रखना सर, ठीक है ना। इन द दिल्ली सल्तनत इट वाज कॉल्ड एज जजनगर। मिडिवल इंडिया में खास करके तुगलक उसको उड़ीसा को पहचानते थे सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट। फिर आपको मालवा मिलता है, गुजरात, देवगिरी, देवगिरी तो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी सर, ठीक है ना। ये मालवा है, ये तो सबको समझ में आएगा। एक जगह देखने को मिलती है तेलंगाना सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट। तेलंगाना ये वाला है, ये आपका तेलंगाना है सर, है ना, आंध्र प्रदेश का ही पार्ट है सर, है ना। तलंज करके एक जगह आपको मिलेगी, द्वार समुद्र और मलाबार सर, ठीक है ना, समझे। तो आपको नाम क्या आएगा, ये सब नाम पूछेगा कि कौन सी प्लेस कहां पे लोकेटेड है, उच्च कहां पे लोकेटेड है, सीस्तान कहां पे है, कलनौर कहां पे, कलनौर इज इन द पंजाब रीजन, वहां पे अकबर की ताजपोशी हुई थी बाय द वे सर, ठीक है। ये लखनौती है, जजनगर है, बाकी तेलंगाना और ये सब नाम पता होने चाहिए। ये शिहाबुद्दीन उमरी है, इसका नाम पूछेगा कि हु वाज शिहाबुद्दीन उमरी सर, है ना, उसकी क्या लेना देना है दिल्ली के सुल्तान के साथ। तो तब हमारे गरबे चल रहे होंगे, हमको पता ही नहीं होगा कि यार ये कहां से, ये मैप 7वीं कक्षा की एनसीईआरटी में दिया हुआ है सर, ठीक है। ये एनसीईआरटी के अंदर दिल्ली के सल्तनत के 7 शहरों की भी बात की गई। अब आपको पता होगा कि दिल्ली के अलग अलग सुल्तानों ने अलग अलग शहर बनाए, जैसे फिरोज शाह तुगलक ने फिरोज शाह कोटला बनाया सर, ठीक है ना, समझे। या सबसे पहले तुगलकाबाद की स्थापना की गयासुद्दीन बिन तुगलक ने सर, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक आया तो उसने आदिलाबाद की स्थापना की और उसी ने ही एक और शहर बनाया जिसका नाम था जहांपना। सीरी नाम का किला जो अलाउद्दीन खिलजी बनाता है सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। और हौज खास जो पहले से ही दिल्ली के सुल्तान ने बनाया था उसको अलाउद्दीन खिलजी ने रिपेयर किया है सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। ओके, यहाँ आपको देखने को मिलता है कुतुब मीनार जो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय पे बनने की शुरू होगी एंड इट विल बी मेड इन द नेम ऑफ कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी सर, ठीक है। ये दिल्ली को ना, ये पुराना दिल्ली के रूप में इसको पहचानते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। याद रखना कि बाकी सारे शहर यहाँ पे है, खाली एक ही शहर ऊपर है फिरोज शाह कोटला, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। ओके, जहांपना एंड आदिलाबाद ऑलमोस्ट बोथ वर एस्टैब्लिश्ड बाय मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल के अंदर आपको मिलेंगे सर, गेटिंग पॉइंट। ओके, दूसरी इब्न बतूता भारत में आया था सर, ठीक है। अब इब्न बतूता आया था मोरक्को से सर, है ना, और मोरक्को से वी विल सी कि ही विल बी कमिंग टुवर्ड्स इंडिया, इंडिया से ही विल आल्सो बी गोइंग टुवर्ड्स चाइना एज वेल सर, ठीक है ना, समझे। तो वो इंडिया चाइना सब जगह पे ट्रैवल करेगा। हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि वो कहां कहां गया था सर, ठीक है ना, वेयर ही हैड गॉन टू सर, है ना, गेटिंग पॉइंट। ओके, तो वी शुड नो दिस पार्ट वेर इब्न बतूता हैड गॉन सर। ओके, तो वो सेंट्रल एशिया से आया था बल्क होते हुए सर, ठीक है ना, वहां से वो कांदार होते हुए ही हैड गॉन टू सिंध, और सिंध से वी विल फाइंड कि ही विल बी गोइंग टुवर्ड्स उच्च, उच्च से मुल्तान, और मुल्तान से होते हुए ही विल बी गोइंग टुवर्ड्स दिल्ली सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। ओके, तो ये हमें इब्न बतूता की प्लेसेस पता होने चाहिए। इब्न बतूता गोवा भी गया था, इब्न बतूता सेंट्रल इंडिया भी गया था, इब्न बतूता मलाबार मतलब आज के केरला तक भी गया था सर, ठीक है। उसने चोरी के बारे में लिखा है कि भारत में चोरी चपाटी नहीं होती थी, बड़ी सिग्निफिकेंट पार्ट आपको यहां से मिलेगी सर, गेटिंग पॉइंट। ओके, इसके सिवाय साउथ इंडिया की साइड से आपको यहां से देखने को मिलती है जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी इन द मिडिवल एरा सर, ठीक है ना। अब मिडिवल एरा में कौन सी इंपॉर्टेंस आपको मिलेगी सर, एक तो विजयनगर का इंपॉर्टेंस आपको मिलता है मिडिवल एरा के अंदर सर, गेटिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि ये विजयनगर डायनेस्टी की कैपिटल आपको यहां से मिलेगी, हम्पी वाला रीजन सर, है ना। दूसरा गोवा जहां पे पोर्चुगीज आपको मिल जाता है सर, ठीक है। तीसरा बीजापुर वेयर वी विल सी की आदिलशाही डायनेस्टी रूल करती है। चौथा देखोगे तो गुलबर्ग एंड बीजापुर एक्चुअली एंड बीदर सर, ठीक है ना, गेटिंग ओपन। यहाँ ये साउथ के सुल्तान, दक्खनी सुल्तान रूल करते थे। गुलबर्ग एंड बीदर वर एक्चुअली द ओल्ड कैपिटल्स रिस्पेक्टिवली ऑफ दी वी कैन से बहमनी सुल्तानात, है ना। बहमनी सुल्तान अगर आपको याद होगी वो रूल करते थे। बीदर में फिर बरीद शाही डायनेस्टी पावर के ऊपर आई सर, ठीक है।
गोलकोंडा के अंदर कौन है, कुतुब शाही डायनेस्टी सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। वारंगल के अंदर कौन है, काकटियाज आपको मिल जाएंगे सर, ओके। दूसरी, ये विजयनगर और बीजापुर के बीच में तुंगभद्रा दोआब को लेकर लड़ाई होती रहेगी, याद रखिएगा सर, ठीक है। हैदराबाद तो बहुत बाद में निकल के आता है सर, ठीक है। एक है मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑफ द ईस्ट कोस्ट, इनफैक्ट इट वाज अंडर द गोलकोंडा किंगडम, ये गोलकोंडा किंगडम के अंडर में आता था, याद रखना सर, ठीक है। एक है भटकल, भटकल समुद्र किनारा है कर्नाटका के अंदर, यहाँ पे आपको बरसूर देखने को मिलेगा और मैंगलोर मिलेगा, ये सब पोर्ट्स के प्रकार है, आपको पूछा जा सकता है सर, ठीक है। इसके सिवाय आपको मिलेगा कैन्नौर, कैन्नौर या कन्नूर, ये कैलिकट है सर, है ना, जहां से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हुआ, और यहां से ही वी सी की पोर्चुगीज की भारत के अंदर एंट्री होती है सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो कन्नूर, कैलिकट, कोची, कोची वाज द फर्स्ट प्लेस जहां पोर्चुगीज ने अपना फोर्ट बनाया था। और नीचे है किलोन या किलोन सर, ओके, यहां पे भी इनकी एक फैक्ट्री आपको मिलेगी सर, है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्लेसेस हो जाते हैं। इसके सिवा आप देखोगे तिरुनेलवेली, इंपॉर्टेंट प्लेस, रामनाथपुरम, Madurai, the capitals of the Pandyas, and very important place, the temples, including the Meenakshi temple was established. Tanjore तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बता दिया कि it was the capital of the Cholas. चिदम्बरम was also known for the temples and including the नटराज statues, है ना, यहाँ पे भी हमें देखने को मिलता है कि नटराज की मूर्ति मिलती है। जिंजी was a fort that was captured by the Marathas, छत्रपति शिवाजी महाराज, और उसके बाद हमें देखने को मिलते हैं राजाराम भी जिंजी में आए होते हैं। कांची इंपॉर्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू द पल्लवास, एंड वी विल सी कि माइलापुर ये चेन्नई के पास आपको मिलता है सर, ठीक है। कोलार इज नोन फॉर द गोल्ड माइंस आर गेटिंग पॉइंट, ओके। Mysore for the Tipu Sultan and the we can say the Wadiyar dynasty. Chitradurg and Ikkeri in the Karnataka region. Chandragiri was actually the local state that emerged, और वहां से ही ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे पहले परमिशन यहां से मिली थी सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। तो ये सब इंपॉर्टेंट प्लेसेस है, कुछ हमने मिस आउट कर दिए हैं, आप एक बार देख लीजिएगा इक्केरी का इंपॉर्टेंस क्या है। आपके लिए होमवर्क छोड़ के जा रहा हूं कि चित्रदुर्ग का इंपॉर्टेंस क्या है सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। सो दे कैन फॉर्म यू और दे कैन आस्क यू डिफरेंट क्वेश्चंस जहां से आपको क्लैरिटी होनी चाहिए सर, है ना, समझे, गेटिंग पॉइंट, ओके। इसके सिवाय आपको और कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं सर, ओके, इसी से। अब इसके सिवाय एनसीईआरटी के अंदर पुरानी जो ओल्ड वर्जन जो डिलीटेड हो गई, उसमें क्राफ्ट सेंटर्स दिए गए हैं, प्लेसेस ऑफ इंपॉर्टेंस दिए गए हैं सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो जैसे पुष्कर हो गई है मिडिवल इंडिया में, अजमेर हो गई है, चौहान की इंपॉर्टेंस है। मुर्शिदाबाद के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का ग्रोथ हुआ था। मसूलीपट्टनम पोर्ट था। बीदर आपको पता होगा, गोलकोंडा, बीजापुर अभी बढ़ा दिया। हम्पी इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एज वेल सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। फिर आपको स्वामी मलाई और कमलापुरम देखने को मिलता है। यहाँ महाबलीपुरम देखने को मिलता है, ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है सर, ठीक है। उरियूर तांजावुर चोला किंगडम की प्लेस है सर, ठीक है ना। तिरुवनमलाई के बारे में बताया, कांचीपुरम। तो हमें क्लैरिटी पता होनी चाहिए कि कौन सी साइट्स इंपॉर्टेंस है, कौन सी नहीं है, मिडिवल एरा में कहां से सवाल आ सकता है सर, ठीक है। इसके सिवाय वी विल फाइंड कि मुगल एम्पायर बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए सर, ठीक है। तो इन द मिडिवल एरा वी विल सी कि द सेकंड इंपॉर्टेंट इज द मुगल एम्पायर, और मुगल्स के अंदर हमें पता होना चाहिए कि कौन से राजा ने कितना बड़ा एम्पायर कहां से कहां क्रिएट किया था सर, ठीक है। तो वी विल सी कि बाबर के समय से शुरू होते हुए, बाबर के बाद अगर आप देखोगे हुमायूं, हुमायूं के बाद हमें देखने को मिलता है अकबर, अकबर के बाद वी विल सी कि जहांगीर, जहांगीर के बाद हमें देखने को मिलता है शाहजहां, और शाहजहां के बाद औरंगजेब सर, ठीक है ना, समझे। तो वी शुड नो दिस मैप, ये मैप से ही हमको समझ में आएगा कि कौन सा एरिया किसने कैप्चर किया था सर, ठीक है। तो अगर आप ये मोटा मोटा एरिया देखोगे सब अकबर के समय का है। जैसे कश्मीर उसने 1586 में कैप्चर किया, उसने बंगाल और पटना कैप्चर किए, इंक्लूडिंग गोंडवाना भी 1560 में कैप्चर कर दिया था। उड़ीसा सीधा सीधा नहीं कर पाया था, वो एक बार उसने प्रयत्न किया था। बेरार में नॉर्थ बेरार की तरफ सर, है ना, निजाम शाही डायनेस्टी को उसने आखिर में लड़ाया था निजाम शाही के सामने 1596 में लास्ट उसका कैंपेन रहा। गुजरात 1572, चित्तौड़ 1568 सर, है ना, समझे, जिसमें जयमाल और फट्टा के साथ उसने पहली लड़ाई की। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि उसने एक और लड़ाई की 1576 के अंदर, जिसे हम लोग कहते हैं हल्दी घाटी की लड़ाई सर, ठीक है ना, समझे। तो आपको ये मैप से ही पता होना चाहिए कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इनफैक्ट अकबर ने पहले ये वाला रीजन जीता, आगरा और उसके आजू बाजू वाला रीजन, फिर गुजरात की तरफ गया, राजस्थान की तरफ गया, फिर सेंट्रल इंडिया गया, यहाँ गया, पहले सेंट्रल इंडिया गया होता है, फिर वो नॉर्थ वेस्ट में गया और फाइनली वो साउथ की तरफ गया सर, ठीक है। तो आपको थीम पता होनी चाहिए अकबर से लेके औरंगजेब की, कि कौन सा एरिया कब किसने जीता था सर, ठीक है। तो आप जब पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ोगे आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। अब जैसे एक स्टेट है अंबर सर, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो,
अंबर इज व्हाट सर, है ना, इट इज द स्टेट ऑफ द जयपुर सर, है ना, तो आमेर का स्टेट के रूप में पहचानते हैं, जयपुर के स्टेट के रूप में पहचानते हैं। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अंबर और आमेर सर, यही तो है सर, है ना, गेटिंग पॉइंट। ओके, वो सबसे पहले एलाइज बन जाते हैं। चित्तौड़ कभी वो जीत नहीं पाया, सिंध जीता था 1580s में, यस सर, ठीक है, कांधार जीत के आया, काबुल जीत के आया, लाहौर में अपना कैपिटल शिफ्ट कर दिया था सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। ओके, कश्मीर वो उसने जीता, फतेहपुर सीकरी उसकी कैपिटल के रूप में आपको यहां से मिलता है। इलाहाबाद के अंदर उसने जहांगीर को या सलीम को अपॉइंट किया था कि भाई तू वहां पे बैठ के सब कुछ एडमिनिस्ट्रेशन चला सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। ओके, तो ये मैप भी एनसीईआरटी के अंदर ही दिया हुआ है कि हाउ इट वाज बोर्न, है ना, बाबर के समय पे इतना था, अकबर के समय पे सेंट्रल इंडिया और ये सब रीजन्स आ गया, औरंगजेब तक आते थे, दे वर एबल टू रीच अप टिल डेक्कन, पर डेक्कन से नीचे नहीं आ पाए। तो हमें इसके अंदर से क्लैरिटी होनी चाहिए कि कौन से एरिया कब जीता था, कौन से साल में टेंटेटिवली जीता था। सीक्वेंस में कभी कभी सवाल आते हैं तो हम उसको अच्छी तरह से टैकल करके आंसर कर पाते हैं सर, गेटिंग पॉइंट। ओके, तो ये था मिडिवल इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री। ये मिडिवल इंडिया के अंदर से ही खास करके अगर आप समझिए कि 18th सेंचुरी से भी आपको सवाल आए हुए हैं, दे हैव आस्क्ड यू क्वेश्चंस ऑन द 18th सेंचुरी इंडिया एज वेल सर, ठीक है। अब 18th सेंचुरी के अंदर से क्या क्या चीजें पूछी गई है, तो एक तो आपको 18th सेंचुरी में एक मैप दिया गया है सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। ओके, ये मैप में एक व्यक्ति का नाम दिया गया है जिसका नाम है वी विल से गुलेमे डी इसल सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। ओके, उसने इंडिया का एक मैप बनाया था, ये मोस्ट प्रोबेबली ट्रैवलर होगा सर, ओके, जिसने 18th सेंचुरी इंडिया का मैप बनाया। दूसरा, हमको 18th सेंचुरी के अंदर मुगल्स के डिक्लाइन के बाद का मैप पता होना चाहिए कि क्या हुआ था। जैसे मुगल्स के डिक्लाइन के बाद मराठास का इमरजेंस हुआ, हैदराबाद का इमरजेंस हुआ, बंगाल का इमरजेंस हुआ, अवध का इमरजेंस हुआ, जाट का इमरजेंस हुआ जो भरतपुर आगरा से लेके दिल्ली के आजू बाजू वाले रीजन जीते, और सिखों का इमरजेंस हुआ सर, ठीक है। इसको कहते हैं रीजनल स्टेट्स, है ना, इसको कहते हैं फ्रेगमेंटेड इंडिया। ये कौन सा स्टेट कब बन के आया और इसमें से फिर छोटे राज्य कैसे बन के आए, जैसे वी विल फाइंड कि कर्नाटका के अंदर या आज के तमिलनाडु में कर्नाटिक स्टेट्स निकल के आरकोट में मैसूर का इमरजेंस हो गया सर, ठीक है। निजाम का पावर श्रिंक हो गया, मराठास नंबर 1 बन के आए। दिल्ली के आजू बाजू में हमें देखने को मिलता है मुगल्सों का डिक्लाइन हुआ, सिखों का इमरजेंस हुआ, राजपूत स्टेट्स बन के आए, अवध का बेसिकली डोमिनेशन खत्म हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में कैसे जीतती है सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। ओके, तो इस तरह के नक्शे आपको पता होने चाहिए, इसके थ्रू आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कैसे ब्रिटिश कन्क्वेस्ट हुआ। आपको यहां से पूछा जा सकता है कि कब जीता था, तो 1757 और 1764 में बैटल ऑफ बक्सर और प्लासी की। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब बक्सर जीता तो इन्होंने ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के थ्रू अवध को भी लपेटे में ले लिया। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के थ्रू दिल्ली भी इनके हाथ में आ गया था क्योंकि मुगल्स को इन्होंने सरेंडर करवा दिया था सर, ठीक है। उसके बाद ये साउथ में पहुंचे 1766 से लेके 69 के बीच में, एंड वी विल सी कि 1799 के बीच में इन्होंने मैसूर को खत्म किया, नीचे त्रावणकोर को अपना दोस्त बनाया। कार्नाटिक वॉर की 1740 से लेके या 1744 से लेके 1760 के बीच में, जहां फ्रेंच को अपने हाथ में ले लिया। मराठास के साथ इन्होंने लड़ाई की 1775 से लेके 1818 तक की सर, 3 लड़ाइयों के बाद मराठास को खत्म किया गया। राजपूतों को सब्सिडियरी अलायंस में लिया जाता है बाय 1813 वी विल सी या 1815 वी विल सी कि चार्ल्स मेटकाल करके जो गवर्नर ऑफिशियल हुआ करता था, इसने ज्यादातर राजपूत किंगडम को सब्सिडियरी अलायंस में लिया। सिखों के साथ लड़ाई की 1848-49 तक आते आते पंजाब का पूरा एनेक्सेशन हुआ। इस तरह से ब्रिटिश कन्क्वेस्ट पूरा होता है। आपको ये चीज पता होनी चाहिए। ये तो मैं खाली बता रहा हूं कि नक्शा देखो, मैप याद करो और चीजों को याद करो कि कैसे ब्रिटिश कन्क्वेस्ट हुआ था सर, ठीक है ना, समझे। इसके सिवाय इंटरेस्टिंगली आपके सिलेबस के अंदर भारत की ट्राइबल कम्युनिटीज के बारे में दिया गया है, कौन सी ट्राइब्स कहां से है। अब मिडिवल इंडिया के अंदर और मॉडर्न पीरियड के अंदर सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। ओके, जो अलग अलग ट्राइबल कम्युनिटी से उसका एक मैपिंग दिया गया है, याद रखना सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। ओके, अब जैसे आपको खोखर देखने को मिलेंगे और गोखर्स मिलेंगे सर, ठीक है ना, समझे। लंगास आपको देखने को मिलेगा, जनुजा देखने को मिलेगा, अरघान मिलेंगे और सम्माज मिलेंगे। दिस वाज द ट्राइब्स हु वर लेटर लोकेटेड इन द वेस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। इनफैक्ट ये जो खोखर थे, इन्होंने तो नाक में दम करके रखा था ये गजनी का, और गजनी जब भारत में आक्रमण करने आता रहा उसमें कंटिन्यूसली उसको खोखरों का विद्रोह झेलना पड़ता है सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। ओके, गुजरात में कम्युनिटी है जिसका नाम है जतीवास, ओके ना, समझे। कोड़ीज और गुजरात राजस्थान के बीच में भील और कोड़ी महाराष्ट्र के अंदर भी मिलेंगे। आपको कटकरीज मिलेंगे, बेराड्स मिलेंगे, कोरगाज मिलेंगे जो आज के वेस्टर्न घाट्स के अंदर आपको मिल जाते हैं। नीचे की तरफ चले जाओ तो आपको बड़गास आपको मिलते हैं, वेतार्स मिलते हैं,
मरवरास आपको मिलेंगे सर, है ना, आज के तमिलनाडु वाले रीजन के अंदर, मालाबार के अंदर। फिर यहाँ चले जाओ, आपको कोया मिलते हैं। इनफैक्ट कोया रिबेलियन के बारे में भी यूपीएससी ने पूछा हुआ है कि भाई किसने कोया रिबेलियन किया था, ये कहाँ से जुड़ा हुआ है सर, है ना, रंपा रिबेलियन के साथ जुड़ा हुआ है। आपको कोंड करके कम्युनिटी मिलती है। एक आपको सेंट्रल इंडिया में गोंड और बैगाज मिलेंगे सर, ठीक है, जो आज के छोटा नागपुर प्लेटू के अंदर है। फिर ईस्ट में चले जाओ सर, है ना, गेटिंग ओपन, तो आपको संथाल, मुंडा, चेरोस और ओराउंस मिलते हैं, जो आज के झारखंड और बंगाल बिहार वाले रीजन्स के अंदर। और ईस्ट के अंदर देखोगे तो आपको कोचेस मिलेंगे, कोच मिलेंगे, खासी मिलेंगे, आपको कचरीज मिलेंगे, आसाम और अहोम और नगाज मिल जाएंगे सर, ठीक है। अब इन सब के ऊपर कहीं ना कहीं मुगलों ने या ब्रिटिश साम्राज्य ने अपना डोमिनेशन एस्टेब्लिश किया था। आपको कुछ कुछ का इतिहास पता होना चाहिए। जैसे भीलों के बारे में आपने देखा होगा कि 1818 में भील रिवॉल्ट हुआ था अंग्रेजों के सामने। 1920s के अंदर भी वन मोर भील रिवॉल्ट विल टेक प्लेस सर, ठीक है। वैसे ही अगर आप देखोगे कोलीज ने भी विद्रोह किया था गुजरात के अंदर सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। दूसरा हमें देखने को मिलता है कोयाज ने रंपा रिबेलियन करवाया था, रंपा रिबेलियन सर, ठीक है। नगाज का विद्रोह हुआ था, अहोम का विद्रोह हुआ था 1824 से लेकर 26 के बीच में, और 1838 में असम का एनेक्सेशन हो गया सर, ठीक है। तो ऐसा खासी रिबेलियन, तिरुत सिंह करके एक लीडर हुआ करते थे, इनकी अध्यक्षता में ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने इन्होंने विद्रोह किया सर, ठीक है। मुंडा, बिरसा मुंडा जी का नाम तो पता ही होगा, उल गुलान के रूप में पहचानते हैं, और इसने ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजों के सामने 1890 में विद्रोह किया। संथाल में सीधो एंड कनु मुर्मू सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके, जिनके अध्यक्षता में विद्रोह हुआ था, एंड इट वाज द ब्लडीएस्ट रिबेलियन बिफोर 1857 सर, ठीक है ना, समझे। तो इस तरह से आपको सवाल बन सकते हैं कि वो कौन सी ट्राइबल कम्युनिटी कहाँ पे रह रही है, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है सर, ठीक है। जैसे ईस्टर्न पार्ट में देखो, गारो खासी जयंती आपको देखने को मिलती है, कचारीज यहाँ पे मिलते हैं, नगाज आपको यहाँ से मिल जाएगी सर, ठीक है, अहोम ट्राइब आपको यहाँ से मिलती है। फिर आप देखोगे मीरी, डफला एंड चुटिया सर, है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। ये तीनों के तीनों हमें ट्राइबल कम्युनिटी मिलेगी इन द ईस्टर्न पार्ट सर, है ना, गेटिंग पॉइंट। कोच आपको यहां से मिलेंगे जो आसाम के एंट्री पॉइंट के ऊपर है ना, सिलीगुड़ी कॉरिडोर से आप आगे चले जाओगे तो आपको पूछेगा कि कौन सी कम्युनिटी कौन से स्टेट के अंदर से मिलती है, कौन से ट्राइबल ग्रुपिंग से। इनफैक्ट इन सब के साथ इतिहास जुड़ा हुआ है। ये स्टैंडर्ड 7th की एनसीईआरटी में दिया हुआ है बाय द वे सर, ठीक है ना, समझे। ओल्ड एडिशन है, शायद तक जो डिलीटेड चैप्टर है उनमें से एक है, मुझे याद नहीं है, बट दिस इज गिवन इन स्टैंडर्ड 7 एनसीईआरटी एज वेल। तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप इसके अंदर को बेसिकली इग्नोर मत करिए और एनसीईआरटी को थोड़ा ढंग से करके जाना सर, ठीक है ना, गेटिंग ऑफर्ड, ओके। इसके सिवाय एनसीईआरटी में बहुत इंटरेस्टिंगली भक्ति सेंट्स के बारे में टाइमलाइन दिया गया है सर, ठीक है, और इनका मैपिंग भी दिया है जिसे हम लोग कहते हैं टाइम एंड स्पेस डायमेंशन सर, ठीक है। अब इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टाइम एंड स्पेस डायमेंशन। तो पूरे के पूरे भक्ति संत आपको देखने हैं, गुरु नानक कब बिलोंग कर रहे थे, 15-16 सेंचुरी, नरसिंह मेहता 15 सेंचुरी, ज्ञानेश्वर 13 सेंचुरी। अच्छा, इसमें कभी कभी जगह का नाम पूछ सकते हैं, इनका इतिहास भी पूछा जा सकता है कि ये कौन थे, कौन किनके कंटेम्पररी हुआ करते थे। एक बार थोड़ा डिटेल में देख लीजिएगा सर, ठीक है ना। दादू दयाल और मीराबेन राजस्थान से बिलोंग करते थे। इनफैक्ट मीराबेन जो है ये 16 सेंचुरी में, क्यों, क्योंकि वी विल सी मीराबाई हमें देखने को मिलता है कि राणा संगा की पुत्र वधु थी 1520s और 1530s में, और राणा संगा बाबर के सामने लड़ाई करते हैं, खानुआ की लड़ाई, अगर आपको पता ही होगा तो सर, ठीक है ना, समझे। दादू दयाल अकबर के समकालीन थे सर, है ना। सूरदास सबसे ओल्डेस्ट थे भक्ति संत के रूप में नॉर्थ में, रामदास सबसे ओल्डेस्ट थे, उनके शिष्य कबीर, राईदास और ये सब मिलेंगे सर, ठीक है। वल्लभाचार्य ने वी विल सी की वैष्णविज्म भक्ति संत की शुरुआत की थी। तुलसीदास रामचरितमानस लिखते, ये अकबर के कंटेम्पररी थे पर अकबर इनको मिले नहीं थे सर, ठीक है। महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलते हैं सबसे ओल्डेस्ट के रूप में नामदेव, नामदेव के बाद एकनाथ, फिर तुकाराम और उसके बाद आएंगे रामदास। रामदास और छत्रपति शिवाजी महाराज गुरु शिष्य हुआ करते थे। तुकाराम भी शिवाजी महाराज के समकालीन आपको मिलते हैं सर, ठीक है। नीचे साउथ में जाओगे तो बासवाचार्य लिंगायत समुदाय के लीडर मिलेंगे, जो अभी कर्नाटका के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंस है सर, ठीक है। इनको बासवन्ना कहते थे, इनका वचन साहित्य बड़ा फेमस है सर, ठीक है। पुरंदर दास वॉज एक्चुअली द भक्ति सेंट, जिनको कार्नाटिक संगीत के रूप में भी पहचानते हैं सर, ये भी वैष्णविज्म के साथ जुड़ेंगे। इसके साथ साथ आपको मणिका सागर, रामानुज और नमा अलवार, नमा अलवार वॉज एक्चुअली दी अलवार भक्ति सेंट, ओके। मणिका सागर देखोगे तो ही वाज एक्चुअली दी भक्ति सेंट बिलोंगिंग टू दी नैनार मूवमेंट एज वेल सर, ओके। रामानुजाचार्य माधवाचार्य के शिष्य थे। इनफैक्ट यहाँ माधवाचार्य लिखा नहीं है,
पर माधवाचार्य के बारे में हमको पता होना चाहिए कि ये 9 से लेके 10 सेंचुरी के बीच में थे। केलारी करके एक जगह थी तमिल केरला के अंदर, वहां से ये बिलोंग करते थे सर, ठीक है। फिर चैतन्य महाप्रभु आपको देखने को मिलते हैं, ये बंगाल के गौड़िया वैष्णविज्म के भक्ति संत हुआ करते थे। इनका कंट्रीब्यूशन के ऊपर मुख्य परीक्षा में ऑलरेडी सवाल आ चुका है 15-16 सेंचुरी के बीच में। और लास्ट में आपको आसाम के अंदर मिलेंगे शंकर देव, जिनका कंट्रीब्यूशन था सत्तरिया के रूप में। ये भी अकबर के बाद के पीरियड, मतलब 15th और 16th सेंचुरी के ट्रांजिशन में थे, मतलब आप पकड़ के चले मुगल्स के कंटेम्पररी ये हुआ करते थे। अब इसमें कभी कभी टाइम एंड स्पेस आपको पता होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि आपको एक लिस्ट बना के इनकी डिटेल्स 2-2 लाइन पता होनी चाहिए कि इनके द्वारा कौन सी बुक लिखी गई थी, इन्होंने बेसिकली कहाँ से कोई ऑथर के रूप में काम किया है, इनके कौन से संप्रदाय हुआ करते थे, और ये किसके कंटेम्पररी थे मेन तो सर, है ना। कौन राजा इनके समय पे था, बाबर था कि नहीं था, अकबर था कि नहीं था, कौन इनका शिष्य हुआ करता था, किनका कल्चरल कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, मीराबाई का कंट्रीब्यूशन किस तरह से चल रहा है। मल्टीपल क्वेश्चंस कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ इट सर, है ना, गेटिंग माय पॉइंट। ओके, तो कहने की बात मेरी ये है कि जब भी आप इस प्रकार के सवाल देखिए तो हमें इसके अंदर से पता होना चाहिए सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट। ओके, तो ओवरऑल वी विल सी कि ये एनसीईआरटी के अंदर बहुत अच्छे मैप्स दिए हैं, टाइम एंड स्पेस डायमेंशन दिया है, इंपॉर्टेंट सेंटर्स दिए गए हैं। मेरा ये मानना है कि आपको अच्छे से इसको करके जाना चाहिए सर, ठीक है ना, समझे। अगर आप ये मैपिंग को अच्छे से करके गए एनसीईआरटी से, मैं कहूंगा लिख के एक क्वेश्चन तो आएगा ही सर, ठीक है। ऑल्टरनेट ईयर में आता ही रहता है, अनर्थ पूछ देगा, पहाड़पुर किसका कैपिटल था, मान्यखेत किसका कैपिटल था, चंडेलों का जेजा भुक्ति किस तरह से इंपॉर्टेंस है, चंडेल डायनेस्टी के ऊपर तो पॉलिटिकल हिस्ट्री पूछा है। तो इससे आपको 2 स्टेप आगे भी जाना पड़ेगा, पर एनसीईआरटी से मैप को कभी इग्नोर मत करिएगा। तो ये था हमारा एनसीईआरटी थ्रू मैप का सेशन। यूपीएससी ने ऑलरेडी प्लेसेस और मैप के ऊपर बहुत सारे सवाल पूछे हुए हैं। इनफैक्ट यूपीएससी हैज एक्चुअली स्टार्टेड गिविंग द एडमिट कार्ड्स, ओके ना, समझे। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपको यूपीएससी के एडमिट कार्ड डाउनलोड कर देने चाहिए। इनफैक्ट यूपीएससी के एडमिट कार्ड आज ही उसने ओपन किए अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो यू शुड गो टू द वेबसाइट एंड डाउनलोड द एडमिट कार्ड, आई वुड से सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। ओके, क्योंकि आप जितना जल्दी करोगे उतना ज्यादा ठीक रहेगा सर, ओके। और आपको चिंता नहीं होगी, इनफैक्ट कोई क्वेरी होगी तो भी आप वो जो है वो यूपीएससी को कांटेक्ट कर सकते हो सर, ठीक है ना, समझे। तो जस्ट अ सेकंड, हम लोग इसको डाउनलोड करके मैं आपको बता देता हूं कि हाउ यू कैन डाउनलोड इट सर, है ना, समझे। एंड यूपीएससी एडमिट कार्ड 2023, दिस इज द वेबसाइट। ये वेबसाइट में जाके आप यहां चले जाइए। दिस इज द वेबसाइट upsc.nic.in, यूपीएससी ऑनलाइन या upsc.gov.in। वहां पे जाके आपको ये स्क्रीन दिख जाएगा सर, ठीक है ना। तो आप खाली गूगल करोगे तो भी यू विल गेट ऑल द डिटेल्स, ओके। आपको जाके क्या करना है कि ये वेबसाइट खोलनी है upsc.gov.in, या गूगल करिए यूपीएससी एडमिट कार्ड। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक भी पिन करवा दूंगा। यहां आपको देखने को मिलेगा वो है सिविल सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2023। बाजू में दिया गया है क्लिक हियर सर, ठीक है ना, समझे। तो आप क्या करोगे कि ये पेज खुलेगा, उसके बाद खुलेगा upsconline.nic.in ई एडमिट कार्ड अंडरस्कोर एडमिट कार्ड सर, ठीक है ना। तो बड़ा सा पेज खुल जाएगा upsc.gov.in के ऊपर जाके, और वहां पे आपको दिया गया है क्लिक हियर सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट। ओके, सो व्हाट यू विल बी डूइंग सर, है ना, समझे। आप सीधी एडमिट कार्ड की वेबसाइट के ऊपर जाओगे सर, ठीक है ना, समझे। और जाने के बाद आप उसके इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस को पढ़ोगे, जो भी इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है, और उसके बाद यू विल क्लिक हियर सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट। ओके, तो व्हाट यू विल डू, upsconline.nic.in या upsc.gov.in, है ना, आइदर ऑफ द वेबसाइट में जाइए। वहां पे जाके आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने से पहले उसकी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को आप जरूर से देख लीजिएगा सर, ठीक है ना, समझे। प्लीज वॉच दिस इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस कि चेक द ई एडमिट कार्ड केयरफुली एंड ब्रिंग डिस्क्रिपेंसीज इफ एनी नोटिस टू इमीडिएटली। आप डाउनलोड कीजिए, प्लेस ऑफ सेंटर आपकी कौन सी है, आपके नाम में कोई मिस्टेक नहीं है, आपकी डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक नहीं है, आपकी एडमिट कार्ड की डिटेल्स के अंदर रोल नंबर आपका ठीक है कि नहीं है, नंबर आपके आंकड़े जो ठीक है कि नहीं है सर, ठीक है। तो वो करिएगा, मेंशन योर रोल नंबर, आईडी, नेम एंड ईयर ऑफ एक्सपिरेशन इन द कॉरेस्पॉन्डेंस टू यूपीएससी। अगर कोई क्वेरी हो रही है तो डालिएगा कि कौन से साल में एग्जाम दे रहे हो, कब दे रहे हो, किस तरह से दे रहे हो सर, ठीक है। एडमिट कार्ड को आपको प्रिंट आउट करके रख देना है, अभी कर दीजिएगा, डोंट वेट फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज। बोले सर अभी तो कहां इतनी जल्दी है सर, ठीक है ना, समझे, हम तो शांति से करेंगे। बेटा शांति का जमाना खत्म हो गया है सर, ठीक है। मैं कहूंगा अभी कर दीजिए सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट। ओके, एंड आपको उसके बाद ये एडमिट कार्ड को सेव करके रखना है। एक फोटो आईडी कार्ड जरूर से
वी विल फाइंड कि आपको साथ में रखना है सर, है ना, गेटिंग पॉइंट। ओके, सो यू शुड कीप आधार और एनी काइंड ऑफ फोटो आईडी कार्ड जो बेसिकली एडमिट कार्ड के अंदर आपने मेंशन किया हो, और ई एडमिट कार्ड आपको प्रिजर्व करना है अप टिल द रिजल्ट, है ना। यही एडमिट कार्ड आपको अगले साल के रिजल्ट तक प्रोड्यूस करके रखना है, शायद तक ऐसे तो आपकी डेफ के अंदर और उसमें डेटा आता ही है, बट स्टिल यू शुड कीप इट आउट सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। ओके, तो आप सेव करके रखिएगा, किसी और को जरूरत नहीं है। बाकी आपकी पूरी इन्होंने दिया हुआ है इंस्ट्रक्शंस को, ये इंस्ट्रक्शंस में टोटल 20 पॉइंट्स है सर, है ना, समझे। ये 20 पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा सर, है ना, डोंट वेट फॉर द लास्ट मोमेंट। इसमें कोई क्लैरिटी है, स्क्राइब्स के बारे में लिखा गया है कि तुम्हें अगर कोई राइटर चाहिए तो उसको कैसे यूज कर सकते हो सर, ठीक है ना। एक पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग लिखा गया है कि द एग्जामिनेशन वैल्यू शैल बी क्लोज 10 मिनट्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन। 9:30 बजे पहला पेपर शुरू होता है दोस्तों, 9:20 के पहले आपकी एग्जामिनेशन की वेन्यू खत्म हो जाएगी, मतलब वो भर जाएगी सर, ठीक है ना, मतलब बंद कर देंगे, तो उसके पहले ही आपको पहुंच जाना है सर, है ना, गेटिंग पॉइंट। 2:30 बजे का सी सेट का पेपर होगा, वो 2:20 को आपको एग्जामिनेशन हॉल के अंदर चले जाने चाहिए सर, गेटिंग पॉइंट। ओके, कैंडिडेट शैल नॉट बी अलाउड टू अपीयर एट एनी अदर एग्जामिनेशन वेन्यू, कोई एग्जामिनेशन वेन्यू में अलाउ नहीं करेंगे। बाकी तो मोबाइल फोन नहीं रखना है, नॉर्मल रिस्ट वॉच पहन सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक वॉच नहीं है। नेगेटिव मार्किंग है, याद रखना कि आंसर्स अदर देन दोस मार्क बाय ब्लैक बॉल पॉइंट पेन विल नॉट बी इवेल्युएटेड। मतलब खाली और खाली ये कह रहा है कि काले कलर की पेन का उपयोग करना सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। ओके, तो ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से भिन्न किसी अन्य पेन से अंकित किए गए उत्तराखंड का मूल्यांकन नहीं करेंगे। ब्लैक पेन लेके जाना, ब्लैक पेन लेके जाना, ब्लैक कलर की बॉल पेन, ये बड़ा असमंजस होता है, लोग ब्लू पेन लेके पहुंच जाते हैं, सर मेरे को तो पता ही नहीं था। नहीं भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। तो इसको पहले अच्छे से पढ़ लो सर, है ना, आई वुड सजेस्ट यू प्लीज रीड इट आउट, और उसके बाद वी विल फाइंड कि अगर आपने उसकी प्रिंट आउट नहीं निकाले, प्रिंट आउट निकालो एंड देन यू प्रोसीड। उसके बाद आपको ये विंडो देखने को मिलेगी। ये विंडो के अंदर आप रजिस्ट्रेशन या रोल नंबर से ज्वाइन कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है तो यू कैन कॉन्टेक्ट द टेक्निकल इंस्ट्रक्शन टीम। अगर आपको कोई डाउनलोड इंस्ट्रक्शन नहीं किया है तो वो कर दीजिएगा सर, ठीक है। अगर आपको कोई स्क्राइब की आवश्यकता है तो यूपीएससी ने स्क्राइब इंस्ट्रक्शंस के लिए फॉर्म डाला हुआ है, तो बाय रोल नंबर करना है तो रोल नंबर डालिएगा, बाय रजिस्ट्रेशन करना है आपको सर, ठीक है, तो बाय रजिस्ट्रेशन आपको डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, आपको कैप्चा कोड डालना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन आईडी आपने जो 11 डिजिट का आपको दिया होगा वो डालना है, सबमिट कर देना है। अगर आप भूल गए हो फॉरगेट आईडी तो यहां क्लिक करेगा फॉरगेट आर आईडी से, ठीक है। तो इस तरह की सिंपल प्रोसीजर है, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। ओके, आज ही डाउनलोड कर दिए, वेट मत करना, है ना भाई, बहुत देर हो जाती है, लोग लास्ट मोमेंट तक वेट करते हैं, सर्वर एरर आता है, ये आता है। कम से कम सेंटर देख लो, सेंटर देखने के बाद एक बार विजिट भी करके आ जाना, सो दैट आपकी एंग्जाइटी कम हो जाएगी। अगर आपके शहर में ही सेंटर है, से फॉर एग्जांपल आप अहमदाबाद में रह रहे हो, दिल्ली में रह रहे हो, नजदीक में सेंटर है, तो एक आध दिन चक्कर मार के आओ, लास्ट मोमेंट तक कोई देरी मत रखो सर, ठीक है ना, समझे, क्योंकि परलय कब आएगा कब पता चलेगा सर, ठीक है ना, समझे। तो एक और इसी प्रकार के रिवीजन सेशन के साथ आपको मिलूंगा, तब तक के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारियों को पुश करते रहना। एक्सट्रीम एंड तक हमें जाना है, इस बार यूपीएससी क्लियर करके ही रहना है। आपके साथ फिर से जुड़ता रहूंगा इंटरेस्टिंग सेशंस के लिए, तब तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच, लेट्स क्रैक इट, जय हिंद।